नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 108 नंबर क्वेश्चन तक विचार किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 109 पर विचार करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है हमारा कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल ए एंड बी whose वर्क फंक्शंस आर रेस्पेक्टिवली 3 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संबंधी क्वेश्चन लगता है जिसमें वर्क फंक्शन हमें ए और बी दो मेटल हैं, उन दोनों का हमको इतना इतना दिया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में से कौन सी जो आपकी मेटल है वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करेगी। देखो इधर हमें जो दिया गया हमने लिख लिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमें इतनी दी हुई है मैंने इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया, दोनों मेटल का ए और बी का वर्क फंक्शन लिख लिया और वर्क फंक्शन से संबंधित जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है यानी कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो होता है वो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। न्यू को मैंने C अपॉन लेमड़ा में कन्वर्ट किया और जो भी देखो एच पी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है और आपका लेमड़ा की वैल्यू पुट किया, आपका जो एनर्जी कितनी आती है 6.18 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है उस मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। लेकिन आप क्या नोटिस करोगे कि वर्क फंक्शन ऑफ बोथ मेटल ए एंड बी, देखो वर्क फंक्शन दोनों का क्या है आपका, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितना पोटेंशियल दिया हुआ है वो दोनों ही पोटेंशियल क्या है आपके द्वारा इस तरंग दैर्ध्य द्वारा सप्लाई की गई एनर्जी से क्या है लेस देन द इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी, सो दैट बोथ इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। दोनों का वर्क फंक्शन जो है कार्य करने का जो पोटेंशियल है वो आपकी इस एनर्जी से क्या है कम है, तो दोनों जो है आपके वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, यानी कि आपका आंसर नंबर 3 जो होगा वो सही होगा, बोथ ए एंड बी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ए पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सर्कल शो, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, यहाँ पर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, जब वो एक पॉइंट ए पर होता है, इट कोऑर्डिनेट आर एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 3, इसका मतलब आपका वाई एक्सिस क्या है आपका 3 है आपका, एंड इट्स वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ आई, है ना, इन डायरेक्शन आई मतलब इन डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स। व्हेन इट इज एट पॉइंट बी, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर रेस्पेक्टली, जब वो घूम करके यहाँ बी पर आ जाएगा तो उसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो सिंपल मैंने डायग्राम बना लिया, ये मेरा एक पार्टिकल है, सॉरी मतलब एक से सर्कुलर पाथ है जहाँ वो पार्टिकल घूम रहा है। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिया, इसके 0 एंड 3 लिख लिया, इसकी डायरेक्शन प्लस एक्स की तरफ है क्योंकि आयोटा लिखा हुआ था, ठीक है। जो आपका सर्कुलर पाथ होता है उसके लिए फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर अपन आर होता है, एफ को आप एम ए लिखते हो और वहाँ से आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा वी स्क्वायर अपन आर, कुछ नहीं किया बस सिंपल कैंसिल आउट किया मैंने केवल इसमें, है ना। इधर जो मास है आपका और इधर के जो मास को मैंने क्या किया है आपके कैंसिल आउट कर दिया है। अब बी पॉइंट पर आपको ज्ञात करना है आपको, तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए इन डायरेक्शन एक्स, पार्टिकल इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एक एक्स डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ, तब उसकी वेलोसिटी आपकी इतनी क्वेश्चन में गिवन है विथ आई कैप फैक्टर, है ना। एट पॉइंट बी पार्टिकल मूव इन डायरेक्शन वाई, जब वो पार्टिकल घूम करके जब यहाँ पर आएगा, अब वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा, मतलब इन वाई डायरेक्शन पार्टिकल जाने का प्रयास करेगा और वाई डायरेक्शन के लिए जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा जे होगा आपका विथ कांस्टेंट स्पीड, और इसी स्पीड से वो क्या करेगा घूमता रहेगा। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या आपका ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इस v की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा सीधा यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्यों, अगर वो 0 से लेके एक कोऑर्डिनेट आपका 3 है ना, वो आपकी क्या हो जाएगी इस पाथ की रेडियस हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि टुवार्ड्स सेंटर, यानी कि आपका फोर्स की जो डायरेक्शन वो किधर होगी टुवार्ड्स सेंटर होगी, आपकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर होगी टुवार्ड्स सेंटर होगी और वो वाई एक्सिस की ओर मूव करेगा, इस स्पीड से वो क्या करेगा वाई एक्सिस की ओर मूव करेगा और उसका एक्सेलरेशन ये होगा। अब हम बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर आपका 3 इसका जो है वो सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमको, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी moving in a straight line vary with velocity v of body as a f equal to k upon v। आपको कोई एक फोर्स दिया गया है जिसका एक प्रॉपर्टी दी गई कि वो फोर्स इस प्रकार का होगा कि यहाँ कांस्टेंट होगा,
द वर्क डन बाय द फोर्स इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि आपने किसी बॉडी के ऊपर आपने वर्क किया और वो एक स्ट्रेट लाइन में वो v गति से चल गई, तो उस पर जो आपने कार्य किया है वो समय के साथ यानी टी के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। देखो इधर मान लिया मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने फोर्स को अप्लाई किया, ये मेरे को फोर्स क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी मुझे v गिवन है, मुझे तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डेल्टा एक्स होता है ना, एफ डॉट डेल्टा एक्स तो होता है आपका हमेशा। अब क्या करना है, एफ की वैल्यू आपको गिवन है, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा वर्क बन जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होगा वो एक्स के ऊपर अप्लाई होगा। v जो वेलोसिटी है उसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टी आपको ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से वर्क डन क्या होगा, सिंपल क्या w बराबर क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। तो w आपका क्या है, समानुपाती किसके, आपका टेम्प जो आपका टाइम है इसके समानुपाती होगा। तो आपका आंसर नंबर 2 जो है आपका वो सही होगा, आपका ये आंसर आपका सही होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर, जो कि स्किनर का नाम दिखता है आपको, ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है, इसको अपन अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 बात करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लेक्शन रीजन इन पी एन जंक्शन इज ड्यू टू। देखो जो आपका पी एन जंक्शन जो आपका डिप्लेक्शन जो लेयर बनता है, पी और एन जंक्शन जो आपका लेयर बनता है वो असल में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर होता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना। डिफ्यूजन ऑफ क्या होता है, चार्ज यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन और जो होल है वो दोनों क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर एक डिप्लेक्शन लेयर बन जाती है। तो आपका आंसर नंबर 2 जो होगा वो आपका सही होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 114 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 जो है वो क्या कह रहा है, इन द सर्किट ऑफ फिगर, ये आपको कोई सर्किट दिया हुआ है आपको, जहाँ पर VA आपको 4 वोल्ट दिया है, IA आपको 2 एम्पियर दिया है, R1 आपको 2 ओमेगा दिया है, R2 आपको 3 ओमेगा दिया है। द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द नेटवर्क, दोनों के लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालना है, टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल 1 and 2 आर रेस्पेक्टली, इन दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना है, 1 and 2 के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि इस प्रकार का सर्किट डायग्राम जो दिया होता है वहाँ पर आपको थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करना होता है। देखो ये मेरा एक सिंपल सर्किट जो आपकी उसमें बनाया हुआ था, सिमिलर मैंने वो सर्किट जस्ट कॉपी कर लिया यहाँ पर। जो भी आइडेंटिटी आपको दी हुई है इसके अंदर जो गिवन है वो मैंने सारा राइट डाउन कर लिया आपका। अब देखो हम क्या करेंगे, हमको इक्विवेलेंट आपको वोल्टेज बताना है, तो हम क्या करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि हमको ए और 2 पर बताना है ना, तो ये सारा सिनारियो तो क्या गायब हो जाएगा आपका, और सिंपल ये जो आपका ए पॉइंट है वो किसी नोड जंक्शन पॉइंट पर आ जाएगा। मान लीजिए वो यहाँ आ गया तो आपका जो सर्किट डायग्राम होगा वो इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपका वहाँ से हट जाएगा आपका। ये सर्किट बन गया आपका, ये आपका ए जो है आपका वो कोई नोड पॉइंट बन गया करंट के लिए, और उस पर जो वोल्टेज है वो क्या है आपका VA वोल्टेज है। इस सर्किट को आप सिंपली सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, अरे इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो VA यहाँ से जब मैं वोल्टेज इस डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा, है ना, लेकिन ये वाला जो है वो इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो VA माइनस 4/2, या सिंपल करंट का फॉर्मूला हो गया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, जिस चीज़ का अपोजिट है, तो VA माइनस 4 वोल्ट हो जाएगा ये वाला आपका, अपॉन करंट जो आपका है वो रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा, इक्वल टू सर्किट जब पूरा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर करंट हो जाएगी। अब आपको VA निकालना है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया आपका 8 वोल्ट आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गया आपका। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, तो ये जितने बैटरीज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी आपकी, शॉर्ट हो जाएंगी। शॉर्ट होते क्या होगा, R1 और R2 दोनों क्या हो जाएंगे, इन सीरीज हो जाएंगे, और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ता है, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। तो आपका आंसर क्या होगा कि इक्विवेलेंट सर्किट जो आपका वोल्टेज तो 8 वोल्ट होगा और रेजिस्टेंस आपका 5 वोल्ट होगा। ये आपका आंसर नंबर 2 जो है आपका वो मैच खा रहा है आपका, है ना। यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं, जो कि फॉलोइंग जो कि एक हमारा साइकोलॉजी क्वेश्चन, हम इसे अवॉइड करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 116 की बात करते हैं ना। एक क्लोज गाउसियन सरफेस कंसिस्ट ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। ये कोई सर्कुलर डिस्क है आपकी, और ये एक आपका पूरा हेमिस्फीयर बना हुआ है आपका,
और रेडियस आर इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस की गई है, एज शो इन फिगर, जिससे हमको डायग्राम में दिखाया गया है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि जो कर्व्ड हेमिस्फीयर जो आपका है ना, इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा। इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखो तो आपको यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, वो एंगल बनाया हुआ है 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, वो असल में इसके पैरेलल नहीं है एक्सिस के, वो 30 डिग्री पर है, मतलब, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो मैंने इसका डायग्राम मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया समझाने के लिए। ये आपकी डिस्क है, ये आपका हेमिस्फीयर है, ये आपका 30 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पास थ्रू हो रहा है आपका, वो भी एक्स और वाई प्लेन में हो रहा है। आपका जो क्लोज गाउसियन सरफेस होगा वो आपको दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि जो क्लोज गाउसियन सरफेस होता है उसमें से जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है आपका। ये फाई जो है फ्लक्स होगा आपका, लेकिन यहाँ पे पूरा क्लोज नहीं है, ये हेमिस्फीयर हाफ है आपका। तो एंटरिंग फाई डिस्क, यानी कि जो आपकी इस डिस्क के अंदर फ्लक्स जो एंटर होगा, इस डिस्क में जो फ्लक्स जो एंटर होगा वो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्लक्स एग्जिटिंग द कर्व, और वही क्या होगा, इस हेमिस्फीयर से क्या होगा, एग्जिट होगा आपका। तो डिस्क के अंदर अगर अपन निकाल लेंगे डिस्क के अंदर कितना फ्लक्स एंटर हो रहा है, वही फ्लक्स क्या होगा, इस हेमिस्फीयर से आउट होगा। तो देखो डिस्क में जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस, और इंटीग्रेशन में आपका, और डॉट का मतलब क्या होगा, कोस थीटा होगा। डेल्टा एस क्या होगा, एरिया को शो कर रहा है डिस्क का, यानी डिस्क एक सर्कल की तरह होगा, है ना। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आपको 30 दी हुई है, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आपका सीधे सीधा आंसर क्या आएगा, √3/2 पाई आर स्क्वायर, ई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आंसर आपका नंबर 2 जो है आपका वो सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं, जो कि एक थ्योरी क्वेश्चन है और एमएससी लेवल का क्वेश्चन है आपका, है ना। फॉर ए पार्टिकल अंडरगोइंग ब्राउनिंग मोशन, कोई भी पार्टिकल है वो आपका ब्राउनिंग मोशन कर रहा है अगर, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ए रैपिडली फ्लक्चुएटिंग फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि उस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। फॉर सच ए पार्टिकल द टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि उनके लिए जो टाइम डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है वो इस प्रकार लिखी जाएगी, which represent the probability of particle having velocity v and v plus delta v। और ये जो probability लिखी जा रही है वो किसी एक वेलोसिटी की रेंज के लिए लिखी जा रही है, वो रेंज क्या लिखी है, v एंड v प्लस डेल्टा v के लिए लिखी जा रही है, किसी टाइम t के लिए। तो इस प्रकार का जो ब्राउनिंग मोशन में जो रिलेशन होता है आपका, यानी कि ब्राउनिंग मोशन के अंदर प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो किस मैथमेटिकल इक्वेशन या थ्योरम द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। देखो ये तो सीधी से क्वेश्चन था, जिसको याद था वही कर पाया, और इसका सीधा जो आंसर होगा आपका वो होगा असल में आपका जो फॉर ब्राउनिंग मोशन के लिए फोकर प्लांक इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज करते हैं। यहाँ पर ये उसका प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता है, जहाँ पर डी आपका क्या होता है, डिफ्यूजन टेंसर होता है। तो सीधी सी बात देखो, अगर हम इसके ऑप्शंस को रीड करते हैं तो मैक्सवेल्स बोल्ट्जबर्ग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ब्राउनिंग मोशन के लिए नहीं होता है, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, आइडेंटिटी पार्टिकल्स का। फोकर प्लांक इक्वेशन इसका जो आंसर है आपका। विंगर थ्योरम एक अलग एप्लीकेशन लिखती है और लेवियस थ्योरम है उसकी एक अलग एप्लीकेशन होती है, वो ब्राउनिंग मोशन के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे बात करते हैं। 118 क्वेश्चन कहता है कि ए क्लियर शीट ऑफ ए पोलरॉइड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए सिमिलर शीट, यानी कि कोई एक शीट है पोलरॉइड की, वो दूसरे पर अपने सिमिलरली उसके फिट की गई है, रखी गई है, सो दैट देयर पोलराइजिंग एक्सिस मेक एन एंगल 30, और दोनों के बीच में, दोनों शीट्स के बीच में 30 डिग्री का जो है वो कोण बन रहा है वहाँ पर। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट टू इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि जो लाइट उन शीट में से निकल रही है और जो अनपोलराइज्ड लाइट एंटर हुई है, उन दोनों में क्या संबंध होगा। सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन था आपका। ये देखो मान लिया ये एक हमारी जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो इस सीट में से एंटर हो रही है। आपको पता है कि जब भी वो किसी पोलराइजिंग सीट में से एंटर होगी तो मान लिया पहले अगर वो I0 है अगर, तो उस एक सीट में से निकलने के बाद वो पोलराइज हो जाएगी और उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और अब वो किसी 30 डिग्री झुके हुए किसी पोलराइजर पे क्या हो रही है, गिर रही है। उसके बाद जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी उसका हमें अनुपात निकालना है। तो इमर्जिंग लाइट इंटेंसिटी कितनी है आपकी, I है। अनपोलराइज लाइट क्या होगी आपकी, I0 होगी।
मेलस लॉ को यूज़ कर लिया मैंने, आई इक्वल टू आई जीरो अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो सिंपली आप फॉर्मूला जब पढ़ते हो यहाँ पे हमेशा आई जीरो होता है आपका, है ना। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, आई जीरो बाई टू होगा। क्यों? क्योंकि वो अनपोलराइज लाइट एक पोलराइज निकलने के बाद कितनी बचेगी, आई जीरो बाई टू बचेगी। अब वो 30 डिग्री से पास होगी, तो मेलस लॉ इस 30 डिग्री पे लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू इससे इजेक्ट हुई आपकी इंटेंसिटी से। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। उससे जो आंसर बनता है उससे क्या बनेगा कि आई जीरो अपॉन टू और रूट 3/2 है, सीधा आंसर बनेगा आपका 3/8। तो आपकी इमर्स्ड इंटेंसिटी है, मतलब इस पोलराइज से पार होने वाली जो इंटेंसिटी है और जो आने वाली जो इंटेंसिटी है अनपोलराइज लाइट की, उन दोनों में अनुपात कितना होगा, 3/8 का होगा, यानी कि 3:8 होगा। आपका आंसर नंबर जो 4 है आपका वो सही होगा आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, है ना। इन द आइगन वेक्टर इक्वेशन Ax बराबर लैम्बडा एक्स द वेक्टर ए इज गिवन बाई, यानी कि एक वेक्टर ए आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, देन द आइगन वैल्यू लैम्बडा आर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है हमारे मैट्रिक्स का, है ना। ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया अगर, तो मान के चलिए कि उसे मैट्रिक्स पढ़ना छोड़ देना चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चन था अपना ये। तो सिंपल देखो, अपने को ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स दिया हुआ है, ये हमारी इक्वेशन होती है। हम इसका पक्षांतरण करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अगर, तो ए बराबर लैम्बडा आई और एक्स बराबर 0 होता है। हमें आइगन वैल्यू ज्ञात करनी है। ए मेरा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट में लिख लिया। लैम्बडा मेरी आइगन वैल्यू है, तो मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगा और लैम्बडा की वैल्यू को निकाल लूँगा। मैंने इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया और एक बार आप चाहो तो इसको वर्कआउट कर सकते हो। मेरा सिंपल जो वर्कआउट का आंसर वो कितना आ रहा है, 5, है ना, एन -1 इस लैम्बडा की वैल्यू आ रही है इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में। तो मेरी आइगन वैल्यू क्या होगी, 5n - 1 होगी। तो आंसर नंबर जो 3 है मेरा वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। 120 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्लास 11th लेवल क्वेश्चन है आपका। वो कह रहा है कि इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इज 6%। किसी स्पेयर का वॉल्यूम को मेजरमेंट किया गया, इसमें एरर 66% आ रही है। देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स सरफेस, उसके सरफेस को मेजर करोगे तो एरर क्या आएगी आपकी। देखो सिंपल क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर अपन ने एज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर की क्यूब, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सरफेस एरिया है आपका, वो क्या होगा आपका स्पेयर का, 4πr² होता है आपको। अब आपको बताया गया कि एरर इन वॉल्यूम, यानी कि इस वॉल्यूम में कुछ एरर आया आपका, तो इस वॉल्यूम को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। तो क्या होगा, 4/3 ऐसा कैसा रहेगा, r³ क्या हो जाएगा, 3r² हो जाएगा। इससे 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा आर क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। और आपको अगर डेल्टा v निकालना हो तो क्या होगा, डेल्टा आर आपका यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें तो एरर निकालना है आपको, तो आपको डेल्टा वी अपॉन वी लिखोगे इंटू 100, यानी एरर इन परसेंटेज, है ना, कि वॉल्यूम में जो एरर है वो परसेंटेज में क्या होगी, डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, आप जो मैंने यहाँ पुट कर दी 4πr² और डेल्टा आर को मैंने यहाँ क्रॉस में गुणा कर दिया आपका। और ये आपका वॉल्यूम है, मैंने ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से मैंने इंटू 100 चल रहा है। यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली, जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यानी कि 100 से कन्फ्यूज होता है ना, परसेंटेज के लिए है। ये जो एरर थी हमारी, यानी कि वॉल्यूम में जो एरर थी वो हमारे क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, वो हमारे क्वेश्चन में 6% दी गई थी, मतलब 6/100 दी गई थी। तो ये एरर की जो वैल्यू है वो हमारे 6% के बराबर जब रखोगे आप अगर, तो क्या होगा, 3 और 6 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो सिंपल कर लेना, 3 को 6 से कैंसिल कर देना, तो सीधा क्या होगा, 2% हो जाएगा। क्या, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा आपका। अब आपको सरफेस में एरर निकालनी है, तो सरफेस भी क्या होता है आपका, 4πr² होता है आपका। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर वही डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो क्या होगा, r² का 2r हो जाएगा। डेल्टा एस की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी क्रॉस में, है ना। और वही आपको जो परसेंटेज एरर निकालनी है वो क्या होगी, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, वही आपका डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, और एस की वैल्यू आपको पता है 4πr² होती है। जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल कर लीजिए। आपको लास्ट में वैल्यू रिक्वायर्ड होगी डेल्टा आर अपॉन आर की इंटू 100 की, वो आप ऊपर से यहाँ से ले आइए। 2% इसकी वैल्यू है, तो वो इसे गुणा करो तो क्या हो जाएगा आपका 4%। तो आपका आंसर नंबर जो 2 है आपका 4%, वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कि आपके वॉल्यूम में 6% है तो सरफेस में कितनी आएगी, 4% आएगी आपकी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर, है ना। द फॉलोइंग पॉइजन ब्रैकेट विथ ए एंड बी एज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, ये आपको कोई पॉइजन ब्रैकेट आपको दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी।
तो देखो मैंने इसको यहाँ पर सोल्व आउट किया है मैंने इसको। ये मेरा पॉइजन ब्रैकेट है। इस पॉइजन ब्रैकेट के अंदर ये जो एक्स कोमा है ना, इसके बाद ये पूरी आइडेंटिटी दी हुई है। मैंने क्या किया, इस कोमे का रेस्पेक्ट में सारे को मैंने ओपन कर लिया, एकदम सिंपल तरीके से ओपन कर लिया है ना। ओपन करने के बाद मैंने क्या नोटिस किया कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कांस्टेंट वाले को। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, अगर तो कांस्टेंट है ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स कोमा और आपका एक्स डॉट एक्स बचेगा। आपको पता है कि एक्स का एक्स के साथ में जो आपका जो पॉइजन रेशियो होता है वो, सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, जीरो होता है आपका। और वाई का वाई के साथ भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ को आपको पता है एक्स का एक्स के साथ एक बार ज़रूर होगा, तो पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आप वाई के साथ करोगे तो वाई का वाई के साथ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपके जीरो हो चुके हैं। अब बचे एक और दो, ये बचे आपके। तो पहले अपन ये ले लेते हैं ना, एक्स जो आपका है वो कोमा एक्स पी एक्स है। इसको आप ओपन करोगे तो क्या होगा, एक बार x इसके साथ आएगा तो px बाहर चला जाएगा, और प्लस जब आप x को px साथ लोगे तो x आपका यहाँ हो जाएगा। x और x का आपने ऑलरेडी देख रखा, वो क्या होता है, जीरो होता है। x px का जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है आपका। तो ये केवल x यहाँ बच जाएगा। y वाले में सिमिलर आप इसको ओपन करोगे आप, x और y का ऑलरेडी क्या होगा, जीरो होगा, और x और py का भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू को पुट कर दिया, जोड़ लीजिए, लास्ट में आपको x बचेगा। तो आपका आंसर नंबर जो 4 है आपका, इस पॉइजन ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन है वो असल में x होगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। फॉर ए सॉलिड डिस्पर्सन रिलेशन इज रिटन एज, कोई डिस्पर्सन रिलेशन एनर्जी के फॉर्मेट में इस प्रकार लिखा हुआ है। वहाँ अल्फा 1 2 3 जो है वो कांस्टेंट है। द इफेक्टिव मास टेंसर इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, इफेक्टिव मास टेंसर इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा। तो देखो इधर यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि एक सॉलिड का डिस्पर्सन रिलेशन ये है और ये इनके सारी कांस्टेंट हैं। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला आपका ये होता है, वो क्या होता है, m स्टार इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन एनर्जी का 2 बार डिफरेंशियल होता है विथ रेस्पेक्ट टू k, है ना, k के रिस्पेक्ट में होता है आपका जो मोमेंटम होता है। अब देखो इफेक्टिव मास टेंसर आपसे पूछा गया है। टेंसर की टेंडेंसी अगर आपको पता हो अगर, तो आप क्या कह सकते हो कि टेंसर में जो स्क्वायर का जो टर्म होता है वो असल में खुद के साथ नहीं होता है, खुद के साथ तो होता है लेकिन वहाँ पर वेरिएबल चेंज भी हो सकता है। यानी कि इस के स्क्वायर को आप क्या ले सकते हो, डेल्टा के आई डेल्टा के जे, मतलब दो क्वांटिटियाँ हैं यहाँ पे। या अगर आप इसको हमारी वाली इस भाषा में लिखना चाहो अगर, तो आप लिख सकते हो डेल्टा के एक्स डेल्टा के वाई डेल्टा के एक्स डेल्टा के जेड डेल्टा के एक्स डेल्टा जेड डेल्टा के वाई, कुछ भी लिख सकते हो उसको आप। अब देखो इस प्रकार अगर अपन इसको लिखें अगर, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है हमारा कौन सा वाला, नीचे वाला है ना, एनर्जी का 2 बार डिफरेंशिएशन जो है वो आप एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हो, एक्स और जेड के फॉर्मेट में लिख सकते हो, और वाई और जेड के फॉर्मेट में लिख सकते हो। और ये सारे फॉर्मेट जो होंगे वो सब जीरो के बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर आप इस ई का, है ना, डिफ्रेंशिएशन करते हो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा, लेकिन जब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो है सिमिलरली इसी प्रकार आप इसमें नोटिस क्या करोगे कि यहाँ पर कोई भी क्रॉस टर्म नहीं है, केवल एक ही टर्म का स्क्वायर है। कि अगर आप k का डिफरेंशियल जो k x का डिफरेंशियल 2 बार करोगे तो वैल्यू मिलेगी, लेकिन k x और फिर k y का या k z का करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। तो यानी कि हमारा जो टेंसर होता है वो असल में एक मैट्रिक्स फॉर्म में खुलता है। वो देखो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ बना रखी है। वो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह खुलता है कि पहला टर्म जो होता है वो kx और kx का होता है, दूसरा टर्म x और y का होता है। जब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के टर्म जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले टर्म होगा वो क्या होगा, पहला टर्म होगा हमारा यहाँ से, वो होगा इस एनर्जी का फंक्शन का 2 बार kx और kx के साथ डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि x यहाँ मौजूद है, एक बार करोगे तो क्या होगा 2kx होगा, और दूसरे बार करोगे तो kx आपका गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा 1 आ जाएगा, दिख रहा है आपको इसका। जब आप ये करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा आप, क्योंकि वहाँ पर एक बार x का है तो y का टर्म इसमें है ही नहीं। इसी प्रकार के जब आप यहाँ जाओगे तो वही स्थिति होगी। आप क्या नोटिस करोगे कि जो डायगोनल के जो टर्म है आपके, है ना, ये डायगोनल के जो टर्म है आपके स्क्वायर वाले, उन्हीं के कुछ कांस्टेंट मुझे यहाँ पर मिलेंगे जो मैंने लिख रखे हैं। बाकी सभी के क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे। ये टेंसर फॉर्म होती है।
तो आपका जो m स्टार है वो क्या होगा, h क्रॉस स्क्वायर होगा, और बटा में क्या है आपका, ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है। तो आपको पता है कि प्रत्येक की वैल्यू क्या आ रही है, 2 अल्फ़ा 1, 2 अल्फ़ा 2, 2 अल्फ़ा 3 आ रही है, और ये बटा में है तो मैंने सबको बटा में लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा टेंसर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं, ये अपन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इन एन एक्सपेरिमेंट ए स्मॉल बॉक्स सस्पेंडेड इट फ्रॉम ए रबर बैंड एंड ऑसिलेटिंग हैज ए पीरियड ऑफ 1.2 सेकेंड। कोई बॉक्स है उसको सस्पेंड किया, ऊपर लटकाया गया, और उसका जो ऑसिलेशन है वो टाइम पीरियड दिया है 1.2 सेकेंड, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर डिक्रीज बाय फैक्टर 2, और उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहा है, किसके फैक्टर से, 2 के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर 3 पीरियड, 3 पीरियड के बाद डिक्रीज हो रहा है। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस सिस्टम, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इधर जो हमारे क्वेश्चन ने क्या, अपन ने मान लिया, मैंने एक बॉक्स को यहाँ लटका दिया है स्प्रिंग साथ में, और ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना है, 1.2 सेकेंड है, और आफ्टर 3 पीरियड, 3 पीरियड के बाद इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ए बराबर A0/2। अगर मान लिया A0 अगर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है, अगर मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड है आपका, तो 3 ऑसिलेशन के बाद में क्या हो जाएगा, वो A0/2 हो जाएगा। आपको पता है कि एम्पलीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ठीक इस प्रकार लिखा जाता है हमारा, और इस फॉर्मूले में आप नोटिस क्या करोगे कि इस फॉर्मूले जो हमारी कंडीशन है वो पुट कर देते हैं कि ए जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, A0/2 के बराबर हो जाएगा। देखो इधर मैं अगर जैसे ही A0/2 लिखूंगा ई की जगह, A0 ऐसा e की पावर माइनस आर और टी मतलब ये A0/2 कब हुआ, जब आपका टाइम जो है आपका कितना हुआ, 3 पीरियड के बराबर हुआ, तो मैंने यहाँ पे 3t रख दिया यहाँ पे, है ना। अब क्या करना है, अब A0 से कैंसिल हो गया तो 1/2 e की पावर माइनस 3r और t हो गया आपका। और आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको आप ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा आपका, ये जो 2 मतलब ये इन्वर्स में आपका है ना, आपका माइनस में है, इसको प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका e की पावर 3rt हो जाएगा। आपको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी r की वैल्यू आपको, क्योंकि जब आप क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला लिखोगे आप, वो क्या होता है, ओमेगा 0.2r होता है ना। और ओमेगा 0 की वैल्यू का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, 2π/t होता है आपका। या तो इसे ओमेगा 0 क्या लिख 2π, आप फ्रिक्वेंसी लिख सकते हो, फ्रिक्वेंसी को 1/t लिखते हैं, तो 2π/t हो जाएगा, गुणा में क्या 1/2r, ये ऐसे कैंसिल हो गया, पाई r और t उसका क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, r की ज़रूरत पड़ेगी। तो r हम एग्जैक्टली इसको यहाँ से निकालेंगे, है ना। r बराबर क्या होगा, e को इधर भेजेंगे तो log 2 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, t की वैल्यू को पुट कर दीजिए। इन log 2 है, इसको कन्फ्यूज मत होना, इसको सिंपल आप 10 वाले में कन्वर्ट कर लेना, 2.33 मल्टीप्लाई log 2 हो जाता है। log 2 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.3010 उसकी वैल्यू होती है। इस प्रकार इसकी वैल्यू को बना करके आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू ये मिलेगी, है ना। इस वैल्यू को आप क्या करोगे, इस आर की जगह पुट करोगे, तो आपका क्वालिटी फैक्टर है वो असल में कितना आएगा, 13.597 आएगा, लगभग क्वालिटी फैक्टर आएगा 13.60 के आसपास आएगा। तो आपका आंसर नंबर जो 2 है वो लगभग सही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही सही हो। मुझे भी इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर जो है वो 13 जो है हमारा मैच खा रहा है। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन से हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।